मैसेज देखाচ্ছে না আমাকে। असीमा के पास मैसेज आ गया रिकॉर्डिंग का, देखो तो। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, और स्क्रीन शेयर है तो? हाँ मैम। ठीक है, आप करते हैं। अच्छा देखो, तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे जिसमें इलास्ट्रेशन 4 तक हम लोगों ने किया था। अभी इलास्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है जर्नल लेजर के बाद बनता है कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी क्रेडिट आइटम होते हैं वो क्रेडिट साइड में दिखता है, ये क्रेडिट ये डेबिट। कैपिटल ये कहा जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में जाता है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, तो स्टॉक भी हम लोग का कहाँ जाता है, ये जो है ये ओपनिंग स्टॉक है, तो फिर ये हम लोग का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश इन हैंड ये बैलेंस शीट में जाएगा। मशीन जो है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, ये करंट एसेट है, तो सारे एसेट्स तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं। परचेज अकाउंट ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस भी ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी जो है ये पीएल में जाएगा, क्योंकि लास्ट दिन ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए वो ट्रेडिंग में आता है। सैलरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पीएल में आता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, तो ये सब आफ्टर सेल आइटम है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या आता है, सेल करवाने तक का, मतलब स्टॉक रिलेटेड डेटा, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड कब होता है, जब हम लोग कस्टमर को कुछ बेचते हैं तो डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं पैसा रिसीव करने के टाइम पे, और जब हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ये हम लोग का पीएल में जाएगा। सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग में जाता है। सम्स ओइंग बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर से जो पैसा मिलने वाला है 8,50,000। ट्रेड पेबल ये है 3,70,000, मतलब जो हम लोग को क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020 2,70,000। अगर ये क्लोजिंग नीचे दे दिया है तो ये इन्वेंट्री ओपनिंग वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे कि मैंने लास्ट दिन भी बोला था कि एंट्रीज इस पे नहीं पूछा जाता है उतना, मेनली हम लोग को पूछा जाता है इस पे कि ट्रेडिंग पीएल बना के दिखाओ। तो ट्रेडिंग पीएल से ही एंट्रीज बनता है, तो ट्रेडिंग पीएल हम बना के दिखाते हैं और एंट्रीज जो है यहाँ से दिखा देंगे कि कैसे करके एंट्रीज पास किया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अब देखते हैं कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजर है उनका नाम है सी वांचू, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ ऐसे लिखना पड़ता है। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे, देखो इलास्ट्रेशन 5। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ। तो जब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे ना, और उतना प्रेजेंटेशन हम बार बार नहीं करके दिखाएंगे, टाइम जाएगा। एक दिखा देते हैं, सी वांचो, ठीक है। इनके बुक्स में एंट्री हो रहा है। क्या बनाना है हमें, जो डेटा दे रखा है, हमें बोला है ट्रेडिंग पीएल बना के दिखाओ, तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल बोला है तो ट्रेडिंग पीएल ही बना के दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये हमेशा ईयर एंड, मैंने पहले ही बोला था फाइनल अकाउंट्स एक पर्टिकुलर ईयर का होता है, 12 मंथ्स का होता है, तो इसका ईयर एंड कौन सा होगा, 31 मार्च 2020 का होगा। क्यों, ये देखो बता भी दिया है, ट्रायल बैलेंस जब का है तभी का फाइनल अकाउंट्स बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस जब का है तभी का फाइनल अकाउंट्स बनता है, ये रहा। ट्रायल बैलेंस क्या है, हमें सारे अकाउंट्स का बताया गया क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस होता है। अब इसे हमें प्रॉपर जगह पे पोस्ट करना होता है कि कैपिटल कहाँ जाता है बैलेंस शीट में। तो ये सब पोस्ट करने से हमें मिलेगा कि हमारा ओवरऑल बिजनेस करके क्या हम लोग का पोजीशन है, ठीक है। हम लोग का पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट एसेट लाइबिलिटी का, और अगर हमें ये पता करना है कि हम लोग का एक्टिविटी मतलब बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो ट्रेडिंग पीएल, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट तो लाइबिलिटी और एसेट से बनता है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक ये आ जाएगा। अब कैसे पता चला ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि इसके नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक ही होता है और बाहर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। तो फिर हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये ओपनिंग स्टॉक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे
सबसे पहले ट्रेडिंग का डिटेल्स, तो ट्रेडिंग का डिटेल्स ऐसे लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, इन्वेंट्री, अब यहाँ पर इन्वेंट्री है ना तो हम इसको इन्वेंट्री लिख देते हैं, तो ये हो गया 2 लाख रुपीज का इन्वेंट्री है ओपनिंग। अब ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉक रिलेटेड आइटम आएगा। फिर आ गया कैश इन हैंड, ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैश एक करंट एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में ही सारे एसेट जाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो करंट हो, ठीक है, तो एसेट साइड में। मशीन भी हम लोग का फिक्स्ड एसेट होता है, तो ये भी हम लोग का यहाँ पर नहीं आएगा। अगर इससे रिलेटेड डेप्रिशिएशन हुआ तो जरूर आएगा, जैसे कि हम लोगों ने डेप्रिशिएशन अकाउंट में देखा था, बट यहाँ पर जो है इसका डेप्रिशिएशन नहीं बताया गया है, तो मशीन भी नहीं आएगा, ये फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए। परचेज आएगा, क्या खरीदा होगा, हम लोग ट्रेडर है तो जो बेचते हैं वही आइटम, यानी कि हम लोग स्टॉक खरीदे होंगे, तो टू परचेज, तो परचेज बोल के यहाँ पर 18,20,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब इधर क्यों आता है, वो भी लॉजिक है ना, देखो जब हम लोग खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज टू कैश या क्रेडिटर जो भी हो, ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री होता है, इससे हम लोग इसके बाद क्या बनाते हैं, लेजर, तब लेजर बनाएंगे तो एक परचेज का लेजर बनेगा, एक कैश का लेजर बनेगा, या फिर क्रेडिटर का लेजर बनेगा। फिर इसका जो क्लोजिंग अकाउंट है वही हम लोग ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो क्लोजिंग बैलेंस आया है परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट का, वो हमें दिया हुआ है, परचेज को क्लोज करना है, परचेज डेबिट है तो उसे क्लोज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, कहाँ क्लोज होगा, ट्रेडिंग में होगा, क्योंकि वही सब तो डिटेल्स हम लोगों ने एक क्लास में पूरा पढ़ा कि कहाँ पर कौन सा आइटम आता है। तो परचेज स्टॉक रिलेटेड आइटम है, स्टॉक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वेजेस यहाँ पर आता है, क्योंकि वेजेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। वेजेस का मतलब होता है, यहाँ पर देखो दो वेजेस हो सकते हैं, या तो फैक्ट्री वाला तो वो मैन्युफैक्चरर हो गया, ये तो ट्रेडर है तो इसका फैक्ट्री है नहीं, तो फैक्ट्री का वेजेस नहीं है, तो फिर वेजेस किसको दिया होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को तो वेजेस नहीं दिया जाता है, जो अनस्किल्ड होते हैं उनका पेमेंट का नाम वेजेस होता है। मतलब ये लेबर जिन्होंने स्टॉक को मतलब जो है अपने सेलेबल कंडीशन में पहुंचाने का हेल्प किया होगा, मतलब लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर का जो खर्चा है वो होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आना चाहिए इसीलिए ट्रेडिंग में। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी कहाँ आएगा, पीएल में आएगा, क्यों, क्योंकि सैलरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आइटम है, सैलरी स्किल्ड स्टाफ को दिया जाता है। तो कहाँ पर लिखेंगे, तो देखो नॉर्मली ये ट्रेडिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा जगह रखेंगे और यहाँ से पीएल वाला आइटम लिखेंगे, यहाँ ऊपर ना पीएल नहीं लिखा जाता, ये दोनों को कंबाइनली किया जाता है, लेकिन बीच में एक हम लोग बाइफर्केशन रखेंगे कि यहाँ तक ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे एजम्पशन के साथ यहाँ पर हम लोग बाकी पीएल का आइटम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सैलरी जो है वो पीएल में जाएगा, ये हो गया हम लोग का 10 लाख, सैलरी 10 लाख हो गया। इसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लॉस है, तो इधर आएगा डेबिट साइड में, जो भी एक्सपेंस या लॉस है वो डेबिट साइड में आएगा, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड है हम लोग का 50,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो डिस्काउंट अलाउड के बाद है डिस्काउंट रिसिप्ट, तो ये इनकम है, इधर आएगा बाई, क्रेडिट साइड में आएगा डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। अब ऐसे मत कंफ्यूज हो जाओ कि डिस्काउंट रिसिप्ट तो हम लोगों ने क्रेडिट पढ़ा हुआ है जब जर्नल एंट्री किया, हाँ क्रेडिट ही तो है, इसे क्लोज कर रहे हैं ना, ये फाइनल अकाउंट्स बन रहा है, तो ये एक अकाउंट अगर डेबिट मोड में खुला हुआ है उसे बंद करने के लिए क्रेडिट करो, क्रेडिट में ओपन है तो उसे डेबिट करो। तो जब डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ था तब टू डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, डिस्काउंट रिसिप्ट तो गेन होता है ना, तो अब इसे बंद करना है तो बाई डिस्काउंट रिसिप्ट ही करेंगे, तो डिस्काउंट रिसिप्ट हम लोग का कितना हो गया यहाँ पर 30,000, ये देखो 30,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस बता ही दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस तो पीएल में आएगा, इसका तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बाकी धीरे धीरे करते करते समझ में और भी अच्छे से आने लगेगा कि कैसे करके पोस्ट करना होता है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख। अच्छा, सेल्स अकाउंट, अब सेल्स कहाँ पर आता है, क्योंकि स्टॉक रिलेटेड बात है तो जो सेल्स है वो हम लोग का यहाँ पर आएगा बाई सेल्स, ठीक है। और लिखने का पैटर्न ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, पहले ओपनिंग फिर परचेस फिर वेजेस, ठीक है, इस तरह से फॉलो करना चाहिए। सेल्स अकाउंट यहाँ पर आ गया 50 लाख। अच्छा, इसके बाद सम ओइंग बाय कस्टमर, मतलब डेटर, डेटर क्या होता है, करेंट एसेट, ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बस। और यहाँ पर कुछ इसका मतलब नहीं आएगा, एक क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा ना। अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं और प्रॉफिट निकालने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, तो हम लोग का कौन सा कंसेप्ट नहीं बनेगा, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट तो होना चाहिए ना, लास्ट दिन देखो
मैंने एग्जांपल दिया था मैचिंग कंसेप्ट का, तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है, अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा कि जितना स्टॉक नहीं बिका है उसको तो अलग से वैल्यू करना पड़ेगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ वैल्यू करके दे दिया है, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर लिख देना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 2,70,000। अच्छा, अब ऐड करेंगे, ये हो गया 52,70,000, यहाँ पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब लॉस भी आ सकता है, बाकी प्रॉफिट ही आएगा, तो इधर मैंने यहाँ पर कॉलम बना लिया ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर 52,70,000, ठीक है, इससे माइनस कर देंगे, ये हो गया 30,20,000, तो 30,20,000 माइनस करने से ये 50 हो गया, और 30 मतलब 22, ठीक है, 22,50,000 ये प्रॉफिट, और ये कहाँ चला जाता है, ये होता है ट्रांसफर टू पीएल। क्यों? क्योंकि ये जो बेच के हमें प्रॉफिट अर्न हुआ, स्टॉक बेच के, उसी से हम लोग अपने बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको पे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये है कैरिड डाउन, ठीक है, ब्रॉट डाउन करेंगे, ये कैरी हुआ इतना प्रॉफिट, अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे और इससे हम लोग अपना एक्सपेंसेस पे करेंगे, तो हमें दिखा इतना प्रॉफिट है और हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट रिसिप्ट भी कर रखा है, तो ये भी हमारा अर्निंग 22,80,000, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास अर्निंग है, इनकम है, इससे हम लोग अपना खर्चा सैलरी देंगे और 6 लाख का सन्ड्री एक्सपेंसेस, 16,50,000, ठीक है, 16,50,000 लेस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैरिड डाउन हो जाएगा, ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसका देख लेते हैं कितना होगा, यहाँ पर 22,80,000 माइनस ये हो गया 16,50,000, तो ये हो गया 6,30,000, ठीक है, ये 6,30,000 बन गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। हमें क्लोजिंग एंट्री भी करने बोला था, तो क्लोजिंग एंट्री के लिए ही, तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाना, ठीक है। अब ये तो लेजर पोस्टिंग है, तो इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल, ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेज, टू वेजेस, परचेज तो डेबिट बन रखा था, वेजेस पे किया तो वेजेस टू कैश हुआ होगा, वेजेस डेबिट हो रखा था, ये सब क्लोजिंग एंट्री क्यों बोल रहे हैं, अकाउंट क्लोज हो रहा है, सेल्स क्रेडिट होता है, बाई सेल्स हुआ तो सेल क्लोज हो गया, इसका मतलब ट्रेडिंग, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, देखो ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, ठीक है। अब इसका टोटल कैसे करोगे, 2 लाख, 18 लाख, 10 लाख, ये लिख दोगे ऑटोमेटिक, इधर टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, 13,20,000। अब जो बाई साइड वाला है उसे कैसे लिखोगे, सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट 50 लाख, सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट 50 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्लोजिंग एंट्री का ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, अब इन्वेंट्री नहीं लिख के क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, टू ट्रेडिंग 2,70,000, ये सिर्फ एंट्री पता कर लो कैसे हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। अब अगर तुम लोग ऐसे सोचोगे कि अगर हम लोग जर्नल ही करते हैं, लेजर नहीं बनाते हैं, तो प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब मेरे कहने का है कि यहाँ पर जैसे हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सपोज हम लोग ये लेजर नहीं बनाते और सिर्फ एंट्री करते, तो क्या हम लोग ये 22,50,000 फाइंड आउट कर पाते, बिल्कुल फाइंड आउट कर पाते। क्यों, ये देखो, ट्रेडिंग का डेबिट में 30,20,000 और ट्रेडिंग का क्रेडिट में 50 और क्रेडिट में 2,70,000, मतलब ये दोनों को ऐड कर देते तो कितना आ जाता, वही 52,70,000 है ना, और ये है मेरा क्रेडिट और इतना मेरा डेबिट है 30,20,000, तो मेरा नेट करने से जो आंसर आएगा वो क्रेडिट ही आएगा। क्यों क्रेडिट आएगा, क्योंकि मेरा डेबिट वैल्यू कम है, जैसे हम लोग मैथ्स के तरह सोचते हैं ना, प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस करने से हम लोग का आएगा 22,50,000 जो कि क्रेडिट आइटम आएगा। ये देखो 22,50,000 क्रेडिट आ गया, कहाँ पर असाइन करवाना है, पीएल में, तो ट्रेडिंग टू पीएल, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, देखो ये क्या होगा, ट्रेडिंग का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जर्नल के थ्रू से देखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग का क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा कितना, 22,50,000, ये हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अब क्रेडिट को क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर करना है हम लोग को, पीएल में, तो ये देखो ट्रेडिंग डेबिट कर देंगे, ये अमाउंट क्लोज होके कहाँ ट्रांसफर हो गया, पीएल। अब पीएल का जो भी एंट्री था वो लिखा है, देखो पीएल का क्या क्या था, खर्चे साइड में था सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, और ये रहा सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये देखो ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मेट बनाया है,
लेकिन कर नहीं, मतलब पहले किया जाता था, अभी नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसी तरह से ही किया जाता है। ट्रेडिंग पीएल ऊपर लिख दो, ये यहाँ तक ट्रेडिंग, यहाँ तक पीएल, बट यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये रीड ऐसे करो, पीएल टू सैलरी, पीएल टू डिस्काउंट अलाउड, पीएल टू सन्ड्री एक्सपेंस, पीएल टू सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, ऑफिस एक्सपेंसेस 16,50,000, और बाई साइड में डिस्काउंट रिसिप्ट है, डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल, ये रहा डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल। अच्छा, अब पीएल का नेट करो, ठीक है। ये है 16,50,000 और ये कितना है 30,000, ये क्रेडिट है, वो डेबिट है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट भी एडजस्ट करना पड़ेगा, जो एंट्री इन्होंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, ये दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला एंट्री यहाँ पर मिस कर दिया है इन्होंने। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो फिर एडजस्ट कैसे होगा। ओ नहीं, ऊपर दिखाया है, तो ये रहा, हाँ ये रहा, सॉरी, नहीं ठीक है, दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पर 22,50,000 है पीएल का, यहाँ पर क्या हो गया है, डेबिट हो गया है 16,50,000, तो ये और ये एडजस्ट करो, कितना हो जाएगा। आई थिंक ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये 6 लाख आ गया। 6 लाख क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, 6 लाख क्रेडिट आ गया। अच्छा, और भी 30,000 क्रेडिट, तो और भी 30,000 क्रेडिट, तो दोनों ऐड होके 6,30,000 हो गया, ठीक है। बिना लेजर बनाए भी हो सकता है, ठीक है। कंसेप्ट समझ लो, बिना लेजर बनाए करने बोलेगा नहीं, ठीक है। तो 6,30,000, अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि तो हमें पता है ना कि मान लो 100 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया, 1,000 रुपीज लेके, ठीक है। और सुबह मान लो 1,000 रुपीज लेके बिजनेस स्टार्ट किया, जब शाम को खत्म हुआ बिजनेस तो दिख रहा है कि 1,100 है हमारे पास, सॉरी 1,100 है, तो 100 रुपीज कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, प्रॉफिट कमाया होगा। वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल बढ़ा ना, तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा 6,30,000, तो पीएल जो है क्रेडिट बन रहा था 6,30,000 से, तो वो क्लोज हो जाएगा अकाउंट, पीएल डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। इस तरह से एंट्री होता है, और ये तो मैंने लेजर करके दिखा ही दिया, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बारे में क्या बता रहा है। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट को ना कभी बैलेंस शीट के दोनों साइड में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जहां पर लाइबिलिटी और एसेट का डिटेल्स हमें मिलता है एक सर्टेन डेट का, ठीक है, मतलब नॉर्मली ईयर एंड का मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बैलेंस शीट के प्रिपेयर करने का एक तरीका देखो, यहाँ पर क्या बोला है, रुको कहाँ चला गया, यहाँ पर इतना सारा चीज हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जस्ट, अच्छा ये देखो वो क्वेश्चन का ना बैलेंस शीट भी इन्होंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। बैलेंस शीट का डिटेल्स देखे, ठीक है, एक बार डिटेल्स बता देते हैं बैलेंस शीट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये देखो, सिंस इवन ए सिंगल ट्रांजैक्शन विल मेक ए डिफरेंस टू कम ऑफ सम एसेट, अच्छा जरूरी नहीं, बस इतना देखो। ये देखो, इट इज प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर डेट, जो कि हमें पता है बैलेंस शीट जब बनाएंगे हमें लिखना पड़ता है बैलेंस शीट एज ऑन डेट लिखना पड़ता है, इसीलिए बोला जाता है ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट जो है वो कब बनता है, पीएल अकाउंट बनने के बाद। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा कि पूरे साल में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो पीएल अकाउंट से ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे, इसीलिए बैलेंस शीट हमेशा प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कैपिटल ऑलवेज इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी। ये बैलेंस शीट बना, ठीक है, इधर क्या लिखा जाता है एसेट, इधर क्या लिखा जाता है लाइबिलिटी, तो एसेट और लाइबिलिटी, यहाँ पर टोटल एसेट आ जाएगा, यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या क्या लाइबिलिटी होता है, ये देखो यहाँ पर होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नॉन करेंट करेंट दोनों होता है, और ये कैपिटल होता है। तो बोल रहे हैं कि टोटल एसेट से जब हम लोग टोटल लाइबिलिटी माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल लाइबिलिटी मतलब हम लोग समझते हैं ना पूरा ये टोटल नहीं, एक्चुअली बैलेंस शीट को अगर ध्यान से देखो ना तो बैलेंस शीट का 3 मेन पार्ट है, एक है हम लोग का टोटल एसेट, और एक है इधर टोटल लाइबिलिटी, और यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल और टोटल लाइबिलिटी मिक्सड अप होता है, लेकिन हम लोग इसको भी ना टोटल लाइबिलिटी ही बोल देते हैं, नॉर्मली ऐसे यूज होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये अलग पार्ट हो गया कैपिटल, है ना। टोटल एसेट से जब हम लोग टोटल लाइबिलिटी यानी करंट और नॉन करंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, कैपिटल बच जाता है, ठीक है। यही कुछ पॉइंट यहाँ पर बोला है। फिर यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया उसका बैलेंस शीट बना दिया है, तो मैंने पहले भी बताया था वहां पर तुम लोग का क्या क्या आ जाएगा, मशीन, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, और यहाँ पर ट्रेड पेबल और कैपिटल। अच्छा, ये सब लिखोगे तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। अब ये और हम नहीं दिखा रहे, इसको और क्या दिखाए, मतलब यहाँ पर जो डेटा दिया था, क्योंकि बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बैलेंस शीट को इन्होंने उसके बाद बनाया है। बाकी तुम लोग चाहो तो इसको देख के बैलेंस शीट बना सकते हो, कैसे बनेगा बता देते हैं। ये देखो, यहाँ से देख के अगर बनाना चाहो बना सकते हो, बैलेंस शीट एज ऑन
डेट लिखना जरूरी है, एज ऑन 31 मार्च, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 31 मार्च 2020। अब ये कैसे बनेगा, टी शेप में बनता है। जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तब मतलब टी शेप में नहीं होगा, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स जिन्होंने पढ़ लिया, जिनका है, ठीक है, या फिर कभी पढ़े हो तो यहाँ पर देखो ये टी शेप में इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है। अगर ये कंपनी अकाउंट्स होगा तो ये टी शेप में नहीं बनने वाला, ठीक है। अच्छा, एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, अच्छा पहले कैपिटल है, यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख कैपिटल है ओपनिंग में। फिर यहाँ पर हम लोग का मशीन है, मशीन चला जाएगा 7,36,000, ये फिक्स्ड एसेट मशीनरी, ठीक है, 7,36,000। अच्छा, मशीन के बाद यहाँ पर सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, सेल्स, हाँ ट्रेड पेएबल 3,70,000, ये इधर आ जाएगा। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है 3,70,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये हम लोग का एसेट है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल है 8,50,000, 8,50,000। अच्छा, और क्या डेटा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 270। बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक भी तो हम लोग का करेंट एसेट होता है। अच्छा, इसके अलावा कैश इन हैंड ये है हम लोग का 1,44,000, यहाँ पर लिखेंगे कैश 1,44,000, ठीक है। अच्छा, और कुछ है, कैश हो गया, नहीं और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। देखो टोटल में कितना आ रहा है, अच्छा हाँ, यहाँ नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने बोला प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल कितना है 6,30,000, तभी मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा था 6,30,000। तो हम लोग का टोटल कैपिटल बन गया 16,30,000, ठीक है। 16,30,000 प्लस 3,70,000, ये हो गया 20 लाख। अच्छा, अब ये टोटल कर लो, 7,36,000 प्लस 8,50,000 प्लस 2,70,000, दोनों साइड टोटल जो है वो इक्वल होगा, तभी हम लोग का बैलेंस शीट सही बना है 20 लाख, ठीक है। अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो बैलेंस शीट ओवरऑल टैली नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, बैलेंस शीट भी बना लिया, कैसे करके बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में जो भी रहता है एसेट रहता है, एसेट में भी ग्रुप इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का दो तरीका होता है, एक होता है लिक्विडिटी कंसेप्ट और एक हम लोग देखेंगे क्या कंसेप्ट होता है। तो लिक्विडिटी होता है, परमानेंस होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है पता है, लिक्विडिटी कंसेप्ट का मतलब है जो जितना लिक्विड है, और अकाउंट्स में लिक्विड का मतलब होता है कैश, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश। अगर मेरे पास कैश ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो कंपनी है उसके पास लिक्विड एसेट बहुत ज्यादा है। अगर किसी के पास कैश है, मतलब किसी के पास होता है ना कि बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट है, मतलब पैसे को क्या किया है, मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीद लिया है। कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए भी सोचो कि वो अपना पैसे को लिक्विड नहीं रखता है, ठीक है। जब भी पैसा हाथ में आता है, गोल्ड खरीद लिया या कोई जगह जमीन खरीद लिया या फिर कोई घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, एटसेट्रा, फर्नीचर जो भी हो, ठीक है। अब कोई हो ऐसा कर सकता है, वो लिक्विड ही रखता है अपने पैसे को, कोई फॉर्मेशन नहीं देता है। तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर वही हो गया कैश का बात। अगर हम लोग लिक्विडिटी फॉर्मेट को मेंटेन करके बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले लिक्विड हमारे पास कैश जो इन हैंड है, ठीक है, उसके बाद वो पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन हैंड वाला ज्यादा लिक्विड है। लिक्विडिटी का मतलब है ये कितना हम लोग इजीली इसको यूज कर पाएंगे। तो जो पैसा हाथ में है उसे जल्दी यूज कर पाएंगे, जो बैंक में है उसे बाद में यूज कर पाएंगे। अभी ऑनलाइन ऑनलाइन के ट्रांजैक्शन में बैंक वाला भी बहुत जल्दी यूज होता है। पहले का बात अलग था, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं था तब हम लोगों को बैंक से पैसा विदड्रॉन करना पड़ता था, कुछ प्रोसेस करना पड़ता था, तब जाके होता। अब तो ये भी काफी जल्दी ही होता है, ठीक है। फिर भी लिक्विडिटी के फॉर्मेट में कैश इन हैंड सबसे ज्यादा लिक्विड, आफ्टर दैट कैश एट बैंक। उसके बाद कुछ सिक्योरिटीज अगर हम लोगों ने परचेज कर रखा है, शेयर सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
सिक्योरिटीज जैसे कि यूनिट ट्रस्ट वगैरह होता है, यूटीआई वगैरह होता है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बेच के हमें कैश मिल सकता है। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाएगा, इसे सेल कर देंगे तो हमें पैसा मिल सकता है। अदर इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है जैसे कि एफडी वगैरह है, तो वो क्या हो सकता है, एफडी जब मैच्योर हो जाएगा उससे पैसा मिल जाएगा। मतलब ये सब देखो, ये इससे मुझे कैश रियलाइज्ड होगा, ये तो कैश ही है, ये कैश ही है, ये भी कैश है, ये कैश रियलाइज्ड करके देगा मुझे। ठीक है, सिक्योरिटीज बेच देंगे पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, मान लो शेयर खरीद रखा है, शेयर बेच दिया पैसा मिल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल पढ़ चुके हो तुम लोग। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मुझे मैच्योर होने पे मुझे पैसा देगा। ठीक है, मान लो 3 मंथ्स बाद मुझे पैसा मिलने वाला है, तो उस बिल्स रिसीवेबल के थ्रू से मुझे 3 मंथ्स बाद पैसा मिलेगा। अगर हम चाहे तो उसे इंस्टेंट डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक वगैरह में जाके, तो भी मुझे पैसा मिल जाता है। सन्ड्री डेटर, मतलब मैंने किसी को क्रेडिट में कुछ बेचा है, तो जितने दिन बाद वो पैसा देने वाला है उतने दिन बाद दे देगा। मान लो कोई बोला है कि 1 वीक बाद दे देंगे, तो ये भी मेरा क्या है, रियलाइज्ड इन कैश। स्टॉक, स्टॉक भी रियलाइज्ड इन कैश है। अब एक चीज अगर ध्यान से देखोगे, जितना हम लोग ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, हमारा लिक्विडिटी का जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब लिक्विड यानी कि कैश में ट्रांसफर होना। तो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के इजीली कैश मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया इजीली कैश मिल सकता है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल बेच, मतलब बिल्स रिसीवेबल से कैश मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर डिस्काउंट करवा लिए तो तुरंत मिल जाता है। सन्ड्री डेटर, अब डेटर बना है कोई, मतलब उसके पास पैसा नहीं है तभी तो उसने उधार खरीदा है, अब जितने दिन बाद देगा। ठीक है, अगर मान लो कोई बोला है कि 1 मंथ बाद देगा, तो 1 मंथ बाद पैसा मिलेगा। स्टॉक, स्टॉक जो है मतलब मेरे पास मेरा गुड्स पड़ा हुआ है, ये बेचना पड़ेगा किसी को तब तो जाके पैसा मिलेगा। स्टॉक पहले डेटर में कन्वर्ट होगा, इसका साइकिल क्या बनेगा, स्टॉक को पहले किसी को सेल करना पड़ेगा, तो सेल करने से वो डेटर बन जाएगा, या तो डेटर बनेगा तो फिर डेटर से मुझे कैश मिलेगा, और अगर कैश सेल कर दिए तो कैश मिल जाएगा। तो ये देखो प्रोसेस बढ़ता जा रहा है कैश मिलने का। फर्नीचर फिक्सचर, अब किसी के पास फर्नीचर फिक्सचर है तो वो इजीली बेच के पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब कोई अपना घर का कोई फर्नीचर फिक्सचर बेचना चाह रहा है मान लो, या फिर बिजनेस का, तो इतना इजीली मतलब इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश नहीं होता, इसीलिए इसका लिक्विडिटी कम है। प्लांट मशीनरी, किसी का मशीन है, किसी के पास फैक्ट्री में प्लांट मशीनरी है, कोई चाह रहा है उसे बेच दे, तो इतना आसानी से थोड़ी ना बिक जाएगा, महंगा चीज है ना, इतने आसानी से बिक के पैसा नहीं आता है हाथ में। ठीक है, इसीलिए ये और भी कम लिक्विड है। लैंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड बिल्डिंग क्या इजीली सेलेबल है, नहीं, तो नॉट इजीली ट्रांसफरेबल इनटू, तभी तो ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एसेट है ना। और यहां से लेके यहां तक अगर देखोगे तो ये करंट एसेट है, और ये कैसे फॉर्मेट में दिया गया है, करंट एसेट देन फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट मतलब इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश, और फिक्स्ड एसेट मतलब नॉट इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश, यानी लिक्विडिटी नेचर कम, लिक्विडिटी नेचर ज्यादा। अब ये लिक्विडिटी फॉर्मेट में सेम यहाँ भी देखो, बिल्स पेबल ये ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि अगर हमें मतलब पे करना है इससे हमारा कैश जल्दी जाएगा। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करना है तो बिल्स पेबल का क्या होता है, एक फिक्स टाइम रहता है, उतने दिन के अंदर हमें पे कर देना है। ट्रेड क्रेडिटर, ये भी हम लोग का क्या है, क्रेडिटर से कुछ लिया है हम लोगों ने, मतलब सप्लायर से उधार कुछ लिया, तभी तो क्रेडिटर बना है हमारे बैलेंस शीट में, तो ये भी क्या है, ये भी लिक्विड है। ठीक है, लेकिन इससे कम। लोन, लोन का रुपया पे करना है, लोन जो लिया है, लोन का पैसा जो है वो हमें पे करना है, तो इसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए लेस लिक्विड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये और भी कम लिक्विड है। ठीक है, रिजर्व सरप्लस मतलब हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट, ये और भी कम लिक्विड है। कैपिटल, ये और भी कम लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरह से लिक्विडिटी फॉर्मेट में यहाँ पर सजाया गया है। तो ये मतलब एक कंसेप्ट है, याद रखो, हम लोग नॉर्मली परमानेंस नेचर को ही फॉलो करते हैं, अभी पढ़ेंगे। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, अंडर दिस अप्रोच द एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फर्स्ट, जो एसेट्स को जल्दी कैश में ट्रांसफर कर सकते इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट, फर्स्ट वही दिया गया है। और जो एसेट जो है डिफिकल्ट है कैश में ट्रांसफर करना, ऐसा नहीं कि लैंड बिल्डिंग बिकेगा नहीं, किसी का जमीन है कोई बेचना चाहता है तो क्या बिकेगा नहीं, लेकिन टाइम लगेगा ना, वो तो सस्ते में बेचेगा नहीं, उसका एक जो लैंड है या बिल्डिंग है उसका एक मतलब वैल्यूएशन तो होगा, अगर गांव में है तो उस तरह से, शहर में है तो उस तरह से, लोकेशन वाइज, तो उसी हिसाब से ना कोई बेचेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि फटाफट बेच देगा। ठीक है, जैसे स्टॉक तो फटाफट बेचेंगे, लोग लेने आएंगे तो स्टॉक बेच देंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्नीचर फिक्सचर प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग ये सब जो है इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश नहीं है, डिफिकल्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर आर प्रेजेंटेड एट बॉटम, नीचे की तरफ दिया गया है। एज पर लिक्विडिटी द बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, लिक्विडिटी के हिसाब से बैलेंस शीट को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। और परमानेंस नेचर के हिसाब से जो जितना ज्यादा
लिक्विड फॉर्मेट जिसमें जितना कम है, ये देखो एसेट विच आर टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जो एसेट्स को हम लोग बहुत दिन तक यूज करने वाले हैं बिजनेस में और जल्दी बेचना नहीं चाहते हैं, उस सारे एसेट्स को हम लोग बोलेंगे, उस सारे एसेट्स को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। एसेट्स विच आर मोस्ट लिक्विड, जैसे कि कैश वगैरह, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर परमानेंस नेचर का मतलब है जो एसेट जितना ज्यादा परमानेंट है, जैसे कि लैंड बिल्डिंग, ये ज्यादा दिन चलेगा, प्लांट मशीनरी और उससे थोड़ा कम, लेकिन जो है फिक्स्ड एसेट में ही आता है। फर्नीचर फिक्सचर, उसके बाद आ गया स्टॉक, देखो करंट एसेट आ गया स्टॉक, उसके बाद क्या आ रहा है, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल। मैम বলছি যে ক্যাশ হ্যাট ব্যাংকে ডাইরেক্টলি লিকুইড ক্যাশ বলা যেতে পারে? আরে বলো, শুনতে পেলাম না। ক্যাশ, মানে ক্যাশ হ্যাট ব্যাংক থেকে ডাইরেক্টলি লিকুইড ক্যাশ বলতে পারি? হ্যাঁ ওটা লিকুইডই তো। তোমার তোমার হাতে যে ব্যাংকে যে টাকাটা আছে ওটা দিয়ে তুমি যে কোনো জিনিস করতে পারবে, মানে তুমি ওটা দিয়ে বিল্ডিংও কিনতে পারো, তুমি ওটা দিয়ে, মানে লিকুইড মানে কি, যেমন জলকে যেখানে রাখবে সেটার মতোই হয়ে যায় না। লিকুইড মানে ওটা, মানে তুমি যেটাকে যত ইজিলি যে কোনো ফরম্যাটে আনতে পারবে। তো ক্যাশ দিয়ে আমরা যা কিছু করতে পারি, ক্যাশ দিয়ে, ক্যাশটাকে আমরা একটা ল্যাপটপও বানিয়ে দিতে পারি কিনে নিয়ে, একটা আমরা ক্যাশ দিয়ে আমরা কি করতে পারি, ক্যাশ দিয়ে আমরা একটা বিল্ডিংও কিনে নিতে পারি। সেই লিকুইডের মানে এটা। এবার ব্যাংকেরটাও লিকুইড হচ্ছে, কিন্তু ক্যাশ ইন হ্যান্ডের থেকে আমরা কম বলবো, কারণ আমার হাতে যে টাকাটা আছে ওটা আমি ইজিলি ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে। ব্যাংকেরটা অতটা ইজিলি পারবো না, পারবো কিন্তু অতটা ইজিলি পারবো না, সেই জন্য ওটাকে সেকেন্ডে রেখেছে। ইন হ্যান্ডের থেকে অ্যাট ব্যাংকটা কম লিকুইড, এটা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। হুম। গুড ইভিনিং নীল। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, फिर बोल रहा है कि सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट दिया है। हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, नॉर्मली हम लोग परमानेंस वाला ही फॉलो करते हैं। पहले फिक्स्ड एसेट लिखते हैं। फिक्स्ड एसेट का मतलब ही होता है जो नॉट इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश। अब चाहो तो अचानक से कोई बिल्डिंग बेच के पैसा मिल गया, आज किसी को दिखाया कोई खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक होगा, स्टॉक तो बेचने के लिए रखते हैं ना, तो बिक जाता है। तो सम ऑफ द एसेट्स में बी केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इजीली, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट भी इजीली बिक जाता है। मैंने कहीं शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे लग रहा है मुझे कल ये शेयर बेच देना चाहिए, बेच देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है, जाओ बेच दो। आजकल तो बेचना उतना बहुत ही आसान हो गया ऑनलाइन होने के बाद, ठीक है। दे शुड बी ट्रीटेड एज लिक्विड और परमानेंट अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द फर्म, ठीक है। बाकी फर्म का जैसा, मतलब कौन सा लिक्विड है, कौन सा परमानेंट है, कितना, ठीक है, वो फर्म के इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है। वैसे देखो नॉर्मली अब इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आगे पीछे जो दिया है, मतलब इसके लिए बोल रहा है कि दे शुड बी ट्रीटेड एज लिक्विड और परमानेंट अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द फर्म। मतलब इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं, ये मान लो शेयर में है। अब ये डिपेंड करता है और मतलब जो एंटरप्राइज है उनके ऊपर, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर, कि उनके लिए कौन सा ज्यादा लिक्विड है और कौन सा ज्यादा परमानेंट है उनके लिए। ये देखो यहाँ पर क्या बोला था, केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इजीली, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शेयर ऑफ सम कंपनीज, कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों में लिक्विडिटी डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइज जो है वो क्या सोच रहा है, ठीक है। शुड बी ट्रीटेड एज लिक्विड और परमानेंट अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म सोचेगा कि मुझे शेयर पहले बेच देना है तो वो ज्यादा लिक्विड हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाद में बेचना है। अगर कोई सोचेगा कि मुझे सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले बेचना है तो वो ज्यादा लिक्विड हो गया, ठीक है। तो ये चीज बता रहा है। फिर यहाँ पर आ गया देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कैसे ट्रीट किया जाएगा। लाइबिलिटी में ऑल्सो बी सोन अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी विच पेमेंट हैज टू बी मेड। कितना अर्जेंट है, किसको कितना अर्जेंटली हमें पेमेंट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो क्या बोल रहा है, लाइबिलिटीज में यहाँ पर वन वे इज टू फर्स्ट शो द कैपिटल। एक जगह पे हम लोगों ने कैपिटल को पहले दिखाया है, दो नेचर में देखा ना, देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, एंड लास्ट ऑल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होता है। लाइक अमाउंट्स ड्यू टू सप्लायर, गुड्स और बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो जाता है, जो पेमेंट हमें 12 मंथ्स के अंदर करना है, विद इन 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। ग्रेटर देन 12 मंथ्स, ये लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स या 12 मंथ्स
मंथ्स के अंदर करना है, वो होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, बिल्स पेबल, क्योंकि तुम लोग बिल्स रिसीवेबल जब पढ़े हो तो मैक्सिमम 3 मंथ्स या 90 डेज के लिए कोई अगर क्रेडिट चाह रहा है तभी हम लोग उसे बिल्स देते हैं। कोई बोलेगा हम 5 साल बाद पेमेंट करें, तब थोड़ी ना कोई बिल्स जो है ड्रॉ करेगा। ये तो कंसेप्ट हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा ना, डिटेल्स में पढ़ा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म में बिल्स पेबल आ जाएगा। सप्लायर, अब सप्लायर को बोलेंगे आज आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 5 साल बाद बेचेंगे, बोलेगा आप क्या बिजनेस करोगे, आप बेचते ही नहीं हो, इसका मतलब मुझे पैसा ही नहीं दे पाओगे, तब थोड़ी ना होगा। तो सप्लायर, क्रेडिटर वगैरह का पेमेंट तो 12 मंथ्स के अंदर होना चाहिए ना, तभी तो जाके बिजनेस अच्छा चल रहा है प्रूव होगा। अगर सप्लायर से ले लिया, बेच ही नहीं पा रहे, तभी तो उसे बोलेंगे कि 1 साल बाद 2 साल बाद पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्रेडिटर वगैरह ये हम लोग का क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। या फिर कोई लोन लिया है बैंक से, 12 मंथ से कम के अंदर पेमेंट, मान लो 6 मंथ्स का एक छोटा मोटा लोन ले रखा है, तो वो भी हम लोग का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आ जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है, ये एक वे है हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का। द अदर वे इज टू स्टार्ट विथ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी देन कैपिटल में आना। ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं। पहला तरीका वाला क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, बीपी ट्रेड पेबल, ये क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से शुरू करके ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगा, ये नीचे दे दिया है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हम लोग का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अब ये लोन रहा, अब देखो अब ये सबको भी हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मान सकते हैं, आउटस्टैंडिंग तो है ही शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, बिल्स पेबल ट्रेड क्रेडिट। अब लोन जो है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। क्यों, अगर 12 मंथ से ज्यादा के लिए लोन लिए हैं तो लॉन्ग टर्म, अगर 12 मंथ से कम के लिए शॉर्ट टर्म। अब क्योंकि ये ऐसे करके दिया है, मान लेते ये शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस क्या है, रिजर्व सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है जो कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है, यहाँ अलग से दिया है, तो ऐड करके लिखो या अलग से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पहले लिक्विड, उसके बाद पहले लिक्विडिटी कंसेप्ट दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग का परमानेंस नेचर आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कैपिटल पहले आ रहा है, फिर मतलब वो लाइबिलिटी पहले आ रहा है जो हम लोगों को 12 मंथ्स के बाद पे करना है, ठीक है, और उसके बाद ये लाइबिलिटीज आ रहे हैं जो हमें 12 मंथ्स के अंदर पे करना होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग परमानेंस नेचर फॉलो करते हैं जैसे कि मैंने बोला। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज, इसको हम क्या बोले, ये तो तुम लोग बेसिक क्लास में पढ़ते ही हो। करंट एसेट का मतलब अभी अभी मैंने बता भी दिया, करंट एसेट मतलब वो सारे एसेट जो इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश है। दो नेचर होता है इसका याद रखने का, जो इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश है। दूसरा बात ये है कि जो पेमेंट, मतलब जो पेमेंट नहीं, जो रिसीवेबल बोलेंगे, जो रिसीवेबल हमें 12 मंथ्स के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि डेटर से पैसा 12 मंथ्स के अंदर, 12 मंथ से ज्यादा का थोड़ी ना किसी को उधार देंगे। अच्छा, फिर मान लो कोई हम लोग का कैश इन हैंड है, कैश एट, ये तो लिक्विड है तो करंट एसेट होगा ही। ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सब हम लोग का करंट एसेट होता है। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब जो एसेट से हम लोग जो है फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट रिकवर करेंगे, जैसे कि प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और 12 मंथ्स के ज्यादा के लिए हम लोगों ने रख रखा है। और ये जो है इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश नहीं है। दूसरा बात ये है कि एसेट्स जो लॉन्ग टर्म है वो रीसेल के लिए नहीं लिया जाता है, ठीक है, रीसेल के लिए। बट ये जो एसेट्स है करंट एसेट, ये रीसेल के लिए लिया जाता है। जैसे कि स्टॉक, तो स्टॉक बेचने के लिए तो लिए है। अब एक मशीन खरीदे है बिजनेस को ठीक ठाक चलाने के लिए, ठीक है, अब मशीन खरीदे, क्या उसे बेच देंगे, बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा है, उसे प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा है। तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म एसेट। इनटेंजिबल मतलब जिसे हम लोग जो है टच करके नहीं दे सकते, जैसे कि पेटेंट कॉपीराइट, ठीक है, जो हम लोग देख नहीं सकते फिजिकली, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट जो एसेट के तरह ही हमारे लिए काम करेगा। लाइबिलिटीज में देख लो, करंट लाइबिलिटी अभी बताया, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हमें ऐसे ऑब्लिगेशंस जो हमें 12 मंथ्स के ज्यादा टाइम दिए जाएंगे पे करने के लिए, इस तरह के ऑब्लिगेशंस को बोला जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है और कैसे बनाया है, देखो पहले लिखा है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, उसमें टेंजिबल आइटम्स लिख दिया है, उसके बाद इनटेंजिबल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। अब हम लोग को क्या ऐसा हेडिंग करना जरूरी है? नहीं, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जब करते हैं तो जरूरी नहीं है ऐसा करना। अगर कोई लिख सकते हो तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिख सकते हो, याद मतलब देखो ये याद करने वाला बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, आइटम लिखते लिखते जगह इधर उधर हो जाता है और इतना सारा चीज लिखना मुश्किल हो जाता है। अब तुम लोग अगर ये फॉर्मेट लिख के करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि फिक्स्ड एसेट फिर इनटेंजिबल। अगर बोलोगे नहीं हम लोग ऐसे ही लिखना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन जब कंपनी अकाउंट्स करते हैं हम लोग, कंपनी अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है, वहां तो हेडिंग वेडिंग करना ही पड़ेगा, जरूरी है। यहाँ सिर्फ आइटम्स को लिखेंगे तो काफी है हमारे लिए। सोल प्रोप्राइटर में हमें ये परमिशन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक इलास्ट्रेशन 6 आ गया, यहाँ पर प्रिपेयर क्या करने बोला है देखते हैं।
यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट दिखाने के लिए बोल रहा है। तो देखो बैलेंस शीट अभी अभी हम लोगों ने सीखा, तो बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट, ये सब लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम ना धीरे धीरे इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेंगे, इतना लिखने से टाइम मुझे ज्यादा लग जाता है। लेकिन तुम लोग जब भी एग्जाम में लिखते हो तो ये पूरा प्रेजेंटेशन बनना चाहिए। और मेरे जैसे कभी भी B/S ये सब हम क्लास में यूज करते हैं, तुम लोग को नहीं लिखना है। अभी लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं लिखना है। हम ये बार बार बोलते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ये फॉलो करके आ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए लाइबिलिटीज और यहाँ हो गया एसेट। अच्छा अब देखो डेबिट क्रेडिट जैसे कि मैंने नहीं लिखा, इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। कैपिटल, कैपिटल हम लोग का लाइबिलिटी। अब हम लोग कौन से नेचर से बनाएंगे, परमानेंस नेचर से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का कैपिटल। कैपिटल कितना है, 7 लाख है। अब इसे इनर कॉलम में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है। लैंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है तो 3 लाख यहाँ लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गया 3 लाख। अच्छा, इसके बाद देखो 14% टर्म लोन बोला है। टर्म लोन नॉर्मली मान सकते हो कि लॉन्ग टर्म होगा। टर्म मतलब क्या, कम से कम 1 साल 2 साल का होता है, तो हम लोग इसको लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। तो ये जो है पीछे लिख लेते हैं, वहां पर जगह नहीं होगा। 14% टर्म लोन 4 लाख। अच्छा, इसके बाद है लोन फ्रॉम मेसर्स D&C 4,60,000। तो लोन फ्रॉम मेसर्स D&C, अब इसका भी हमें बोला नहीं है ये लोन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। हम लोग तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेंशन किए नहीं है वैसे भी। ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है ये करंट एसेट है, तो पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखना चाहिए उसके बाद करंट एसेट, तो हम इधर लिखते हैं, इधर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर 4,20,000। अभी डेटर लैंग्वेज कम यूज होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, तो यही करना चाहिए हमें। कैश इन हैंड ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, ठीक है, तो ये एकदम लास्ट में लिखने का हम कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत मेंटेन करने का कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, ठीक है। तो कैश इन हैंड सबसे लास्ट में आना चाहिए, इसके आगे अगर कैश एट बैंक होगा तो वो लिख देंगे, देखते हैं है कि नहीं। 20,000। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, तो ट्रेड रिसीवेबल के बाद स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी उसके ऊपर लिखना चाहिए, उसके ऊपर लिखना चाहिए, क्यों बताओ, क्योंकि हम लोग परमानेंस नेचर फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो सबसे लास्ट में होता है। तो डेटर बन चुका है मतलब बस अब कैश आना ही बाकी है, लेकिन अगर स्टॉक है तो स्टॉक के बाद डेटर बनेगा फिर कैश आएगा, इसीलिए इन्वेंट्रीज उससे कम लिक्विड है तो मैंने ऊपर लिख दिया। वैसे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हो तो उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर फिक्स्ड एसेट हो गया, फर्नीचर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट है ना तो इसके बाद लिखते हैं, चलो फर्नीचर 2 लाख। तो देखो खुद ब खुद मेंटेन हो रहा है, ठीक है, फर्नीचर 2 लाख। इसके बाद ट्रेड पेबल 40,000 करेंट है, ठीक है, ट्रेड पेबल तो इस यहाँ पर लिखेंगे 40,000, ये बन गया ट्रेड पेबल। अच्छा, इसके बाद है एडवांस टू सप्लायर, मतलब हम लोगों ने सप्लायर को एडवांस दिया है, मतलब पैसा दिया है कि भाई मुझे सब ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने पहले से एडवांस कर दिया। जो मेरे क्रेडिटर या सप्लायर है उनको पैसा दे रखा है, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट है, तो एसेट साइड में लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर। अब ये इधर लिख दिया, क्यों बताओ, ये तो हम लोगों ने कैश दे ही रखा है ना, तो कैश ये लिक्विड फॉर्म में ही है। एडवांस क्या किया होगा, कैश किया होगा 1 लाख का, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में ही है, तो इसीलिए मैंने इसे कैश इन हैंड के ऊपर लगाया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हाथ में लिक्विड पैसा है, ये हम लोगों ने दूसरे को दे दिया है लेकिन है कैश, ठीक है। नेट प्रॉफिट 1 लाख, अब नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे तब तो पता चलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल कितना, ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे अपना इस साल का प्रॉफिट, तो पता चलेगा कि कैपिटल कितने से बढ़ गया है, तो 1 लाख से बढ़ेगा।
8 लाख हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स बोला है तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये 8 लाख जो है यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स करने से तो कैपिटल ही कम होगा, तो लेस ड्राइंग्स करेंगे यहाँ पर, कैपिटल के नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये नेट प्रॉफिट के नीचे लिखो लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स करने से हम लोग का बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। कितना ड्राइंग्स हुआ है? 60,000, तो 8 लाख से 60,000 लेस हो जाएगा, 7,40,000 हम लोग का कैपिटल बचा हुआ है। अब ये टोटल कर लेते हैं, देख लो, और कुछ नहीं है। अब टोटल करके देखते हैं कितना होगा। तो ये हो गया 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, और ये 6 और 4 मतलब 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख 7, 9 लाख और 7 लाख, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7, अच्छा 16,40,000। यहाँ देखते हैं 6 लाख और 4 लाख, 10 लाख और 1 लाख, 11 लाख, 11 लाख 40, 11 लाख 40, और ये हो गया 3 और 2 5, 16 लाख 40, 16,40,000, ठीक है। ये बन गया। ये सब बेसिक कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन, लेकिन इससे इतना आसान आसान नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो 11 12 में भी नहीं पूछा जाता, ये सब कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2019 एज फॉलोज। अच्छा, बैलेंस शीट ही दे दिया है। During 1920, profit and loss account revealed a net profit of 18,30,000. This was after allowing for the followings, ठीक है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिख रहा है वो है 18,30,000, और ये नीचे कुछ बता रखा है। ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट। अच्छा, प्रॉपर्टी हम लोगों ने लेट आउट का मतलब रेंट पे दिया था, रेंट रिसीव हुआ है 3 लाख। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%, पीबीडीडी क्रिएट हुआ है 5% ट्रेड रिसीवेबल पे। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर one outstanding expenses totaling 1,80,000, prepaid insurance to the extent of 20,000. His current asset and liability as on 31st March 2020 were inventories, trade receivable, cash at bank, trade payable. During the year, he withdrew 6 lakh for domestic use. Draw balance sheet at the end of the year. ठीक है, हम लोग को बैलेंस शीट ड्रॉ करके देना है एट द एंड ऑफ द ईयर में। तो पहला बैलेंस शीट जो है वो कब का बना हुआ है, पहले एक बार फिर से चेक करते हैं। ये बना हुआ है 1 अप्रैल 2019 का। हम लोग को बैलेंस शीट बना के देना है 31 मार्च 2020 का, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोगों को पीएल को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 1920 का जो प्रॉफिट बना है, क्वेश्चन को एक बार समझो। यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया है सबसे पहले, जो कि हम लोग का 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस शीट दिया है। चेक करके देखो, 1 अप्रैल 2019, मतलब अगर ईयर एंड देखो तो 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया है हम लोगों को 1920, मतलब इसके बाद यहाँ का बैलेंस शीट हमें दे दिया है। अब 2019 2020 का पूरे साल का बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना बना है, 18,30,000, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे बना है? दिस वाज आफ्टर अलाइंग फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। ये किया गया है, ये नीचे के डेटा जो है ये सारे इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। जैसे कि rent received from property let out, depreciation on plant and machinery, furniture fixture, provision for doubtful debt और 5% receivable। तो ठीक है, ये सब तो एडजस्ट होना ही चाहिए था। अब बोल रहा है बट while preparing PL account had forgotten to provide one outstanding expense totaling 1,80,000 और prepaid insurance 20,000, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये ABC जो दे रखा है, यहाँ से हमें इतना चेक करना है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जिसमें हम लोग का 18,30,000 का प्रॉफिट आया, उसमें ये सब चीज एडजस्ट किया हुआ है। क्या ये सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। अगर हम लोग रेंट से इनकम रिसीव कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट में रेंट तो आना ही चाहिए। तो रेंट का ट्रीटमेंट करने के बाद अगर ये आया है, ठीक है, रेंट हमें इनकम दिखा देना चाहिए क्योंकि इनकम हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाना चाहिए, फर्नीचर फिक्सचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाना चाहिए, सही हुआ है। पीबीडीडी क्रिएट करना है तो वो भी पीएल पे चार्ज होगा, ठीक है। अब ये सब चार्ज करने के बाद ये आ गया, लेकिन इन्होंने दो मिस्टेक कर दिया। क्या किया है? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 जो नहीं दिखाया इन्होंने, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि
20,000 का है, ये भी इन्होंने नहीं दिखाया। तो इसके वजह से हमारा इम्पैक्ट क्या होगा, सोचो अगर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और हम लोगों ने नहीं दिखाया, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री कैसे होता है, ऐसे होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, लाइबिलिटी होता है। अब ये कहां पर क्लोज होगा, कोई भी एक्सपेंस पीएल में क्लोज होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड, देखो ये एक्सपेंस हम लोग का ट्रेडिंग में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ट्रेडिंग का एक्सपेंस में ना हम लोगों को सिर्फ एक्सपेंस जब बोलता है या जनरल एक्सपेंस तो वो पीएल में ही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सपेंस बोला है, हमें इन्फॉर्म नहीं किया है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो हम लोग मानेंगे ये पीएल का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस बोल के ये क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये अगर चार्ज नहीं किया है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, कितने से, 1,80,000 से, मेरा प्रॉफिट 1,80,000 से ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे 1,80,000 इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने किया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट है, तो एंट्री क्या होगा, ऐसे होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम लोगों ने प्रीपेड इतना पे किया है 20,000। अब प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पर क्लोज होगा, पीएल में क्लोज होगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस किया है तो पीएल में क्लोज होने का मतलब कैसे होगा, पता है, पीएल में क्लोज होने का मतलब है कि हम लोग का इंश्योरेंस जितना दिखाना चाहिए था उतना ही हमें दिखाना चाहिए। 20,000 अगर हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, बात समझो क्यों, क्योंकि ये पेड है, इंश्योरेंस का खर्चा हम लोगों को पे करना है, तो जितना पे करना है वो ड्यूरिंग द ईयर का ही पे करना चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स, पहला बात है एक्रूअल बेसिस पे बनता है, दूसरा बात है एक पर्टिकुलर ईयर का बनता है। प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड कब बोलेंगे, जब टाइम नहीं आया और हम लोगों ने पे कर दिया, ठीक है। तो मान लो कि हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस का 20,000 इसी साल पे कर दिया और वो हम लोग इस साल के अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, इस साल यानी 1920 का, ठीक है। 1920 में इंश्योरेंस का खर्चा हमें बता रहा है कि हम लोग 20,000 प्रीपेड कर रहे हैं। अब प्रीपेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये 1920 का खर्चा है ही नहीं, 2021 का है, ठीक है। तो इसीलिए इसे प्रीपेड बोल रहे हैं, पहले से दे दिया, टाइम आने के पहले से। तो अगर ये मैंने पीएल में चार्ज नहीं किया है बोल रहा है, फॉरगॉटन बोल रहा है, पीएल में चार्ज नहीं किया है, मतलब हम लोगों ने इसका एडजस्टमेंट नहीं दिखाया। इसका एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये 20,000 से खर्चा हमें कम दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग अगर चार्ज करना भूल गए हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम दिख रहा होगा। क्यों कम दिख रहा होगा, क्योंकि ये खर्चा हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर लेस नहीं किया है। प्रीपेड इंश्योरेंस तो लेस होता है ना, लेस ही होगा, क्योंकि हम लोग अगर अपना खर्चा एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं वो तो मेरे इस पीरियड से रिलेटेड है ही नहीं। मान लो कि इंश्योरेंस का खर्चा हम लोगों ने पीएल में दिखा रखा है, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, मान लो हम लोगों ने दिखा रखा है इंश्योरेंस बोल के खर्चा 1,20,000, ठीक है, लेकिन हमें दिखाना चाहिए 1,00,000, ठीक है। 20,000 हम लोग का प्रीपेड है, तो हम लोगों ने अगर इसका एडजस्टमेंट ही नहीं किया है, बोल रहे हैं कि फॉरगॉटन टू प्रोवाइड दिस एडजस्टमेंट, तो हम लोगों ने 20,000 कब नहीं दिखाया है, हम लोगों ने प्रीपेड वाला भी यहाँ पर दिखा दिया, तो ये एडजस्टमेंट नहीं किया, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, 20,000 से कम दिख रहा है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 20,000, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग पीएल अकाउंट में इसको लिख के दिखाते हैं, ये देखो एंट्री के साथ लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर पहले पीएल को सही करेंगे, इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवाइज्ड बोल के लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन बोल सकते हैं, इसे रेक्टिफाई करना पड़ रहा है क्योंकि दो चीजों का गलत हो रखा है, दो चीजों का ट्रीटमेंट किया गया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा बाई बैलेंस बीडी, कौन सा अमाउंट, जो अमाउंट गिवन है, जितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें क्रेडिट साइड में दिया हुआ रहेगा ना, मतलब ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा 18,30,000। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा, यहाँ पर देखो मैंने एंट्री भी बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो जब क्लोज होगा तब कैसे एंट्री होगा, ये डेबिट साइड में जाएगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया तो ट्रीट कर दो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब इसी साल का खर्चा था तभी तो आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, बट हम लोगों ने दिखाया नहीं तो गलत है, दिखाओ, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, खर्चा पे नहीं किया तो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग मतलब कैश आउटफ्लो नहीं करवाया, बट है तो इस साल का ही खर्चा। प्रीपेड इंश्योरेंस
20,000 इस साल का खर्चा ही नहीं है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब हटाया नहीं उसको, तो यहाँ पर हटाने के लिए नॉर्मली फॉर्मेट ये होता है कि टोटल से लेस करके दिखाते हैं, बट अभी लेस करेंगे तो उसके लिए मुझे दूसरा मतलब इंश्योरेंस का टोटल डेटा भी तो चाहिए, जो मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो हम इसे बाई साइड में लिख देंगे, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। अब देखते हैं कि हम लोगों का एक्चुअली जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था, ये लेस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, देखो ये ऐड हो रहा है 18,50,000 और 1,80,000 माइनस कर देते हैं, 18,50,000 और 1,80,000 तो 16,70,000। तो ये हम लोग का आ गया एक्चुअली नेट प्रॉफिट, रेक्टिफाई करके टू नेट प्रॉफिट। तो ये गलत दिख रहा था, ये ज्यादा दिख रहा था, ठीक है, रेक्टिफाई करके ये आ गया। और एंट्री भी देख लो ना, एंट्री आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, एंट्री बना ही नहीं है इसका, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का एंट्री क्या होता है, टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये बैलेंस शीट का जो है क्लोजिंग डेटा दे रखा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस शीट। अब हम ऐसे करके लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ थापर as on 31st March 2020। लाइबिलिटीज एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या क्या आ जाएगा, तो इन्वेंट्रीज, ये क्लोजिंग है, इन्वेंट्रीज जो है हम थोड़ा एंड के साइड लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेंट्रीज, क्योंकि ये लिक्विड होता है तो नीचे के साइड लिख रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज है 14,50,000। अच्छा, उसके बाद क्या आइटम दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजंस वगैरह भी क्रिएट करना पड़ेगा, ये देखो, तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो, ये कहा गया ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखे, कौन कितना जगह रखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है हम लोग का 20 लाख। अच्छा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के कैश एट बैंक 10,35,000। 10,35,000। अच्छा, इसके बाद है ट्रेड पेबल 11,40,000, इधर लिखते हैं 11,40,000, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और इसका अगर हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है, मतलब ये इसका जो है एडजस्टमेंट ही नहीं दिखा है, तो ये दो जगह पे एडजस्ट होगा, तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग, क्योंकि लाइबिलिटी होता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एडजस्ट क्यों नहीं हुआ है वो बताओ तो, फॉरगॉटन का मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ रहता है कि हाँ ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद भी ये सब इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया, मतलब इसका डबल एंट्री हुआ ही नहीं है, तो डबल एंट्री करते हैं तभी तो एक बार पीएल में भी जाएगा और एक बार यहाँ भी आएगा, लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और एक था ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है 20,000, तो ये हम लोग का एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, तो ये यहाँ पर आएगा। अच्छा, और बोल रहा है विथड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज, मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है, कैपिटल से लेस करेंगे, कैपिटल इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो अभी अभी कैलकुलेट किया, रेक्टिफाई किया, लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है 6 लाख, ठीक है, ड्रॉइंग 6 लाख है। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना आया है 16,70,000।
अच्छा कैपिटल, अब देखो कैपिटल कैसे पता चलेगा, हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कब का है, 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो कैपिटल जब बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ था 2019 में, 1 अप्रैल 2019 में, तब कैपिटल कितना था, 50 लाख, ठीक है। 50 लाख लेके बिजनेस स्टार्ट हुआ था, फिर एक साल के बाद दिखा ये प्रॉफिट, ये ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करके लिख देंगे 50 लाख प्लस 16 लाख 70 माइनस 6 लाख, ये हो गया 60,70,000। अच्छा ये बन गया। अच्छा ट्रेड पेबल तो हमें बता दिया था, तो हम लोगों ने वही लिख दिया, ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में इतना हो गया, ठीक है। अच्छा इसका मतलब हम लोगों ने पे भी किया होगा कुछ, क्योंकि 15 लाख से 11 लाख समथिंग हो गया है। एक्सपेंस पेबल यहाँ पर दिखा रहा है देखो 1,50,000, लेकिन हमें ईयर एंड में पता चला ये 1,80,000 है, तो हम लोग ईयर एंड वाला ही लिखेंगे, ये सब तो ओपनिंग वाला है। अच्छा इनके पास एक प्लांट मशीनरी था, अब कहीं तो क्वेश्चन में बोला नहीं प्लांट मशीनरी बिक गया, तो प्लांट मशीनरी भी लिख देंगे यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये कितना है, 30 लाख, ठीक है। यहाँ से लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। हर साल तो डेप्रिशिएशन चार्ज होगा ही, यहाँ पर बोला है देखो डेप्रिशिएशन कितना करके है, तो यही वाला रेट लगाएंगे 10%, यही चल रहा है, तो 10% यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 लाख, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 लाख। प्लांट एंड मशीनरी बन गया। अच्छा और देखते हैं कोई एसेट इनके पास था, फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख, यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर फिक्सचर, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जगह थोड़ा सा कम बन गया, 3 लाख, ठीक है। यहाँ से लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, इसका भी कुछ रेट इन्होंने बता रखा है कि कितने में डेप्रिशिएशन चार्ज होता है फर्नीचर फिक्सचर पे, 5%, ठीक है। तो 5% 3 लाख पे मतलब 1,50,000, नहीं सॉरी 15,000, चेक करते हैं। 15,000, अच्छा -3 लाख, 2,85,000, इतने का एसेट्स बच रहा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये 31 मार्च 2020 में जो डेटर है उस पे लगाना है, और 31 मार्च 2020 का डेटर कितना है, इतना, तो इस पे पीबीडीटी लगाओ। पीबीडीटी लगाने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग 5%, ऐसा हमारा मानना है कि सॉरी कितना परसेंट, हाँ 5%, 5% डेटर हमें पैसा नहीं दे सकता है, ऐसा हमारा मानना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख, माइनस करने से 19 लाख। बस और तो कोई डेटा नहीं है, टोटल करते हैं यहाँ पर 27 लाख प्लस 2,85,000 प्लस 19, ये हो गया 14,60,000, 10,35,000, 73,80,000। अच्छा इसका टोटल देखते हैं, 60,70, 60,70,000, 1140, 1,80,000, 73,90, ये क्या हो गया, टैली नहीं किया, गलत कर दिया क्या मैंने, टोटल 27 लाख प्लस 2,85,000, 2,85,000 प्लस 19 लाख, अच्छा 24,50,000, 4 लाख 14,70,000 प्लस 10,35,000, हाँ 73,90,000, शायद मैंने गलत टोटल कर दिया था, 73,90,000 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर फॉर द अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल पता है तुम लोग को, सबसे पहले जर्नलाइजिंग यानी जर्नल किया जाता है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जब तक ट्रेडिंग पीएल नहीं बनेगा तब तक बैलेंस शीट नहीं बन सकता है। ओपनिंग एंट्री क्या है ये भी तुम लोगों को मैंने सिखा दिया, ओपनिंग एंट्री मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, वी
have seen that on commencing a new business one debit the cash account and credit the capital account. जब business में cash introduction का entry करते हैं तो cash to capital करते हैं, वही बोल रहा है, cash को debit करते हैं, capital को credit करते हैं. If firm closes the books of accounts at the end of each year, हर साल के end में firm अपना books of accounts close करता है, नया books of accounts open करता है, ठीक है. तो वही होता है opening entry. जब open करता है, जब close करता है, closing entry. The first entry in the journal is to record the closing balances of various assets and liabilities at the end of the previous year as the opening balance in the beginning of the new year. क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सा जर्नल एंट्री करते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस को जो रिकॉर्ड कर रखा है हम लोगों ने, उसका हम लोग ओपनिंग बैलेंस करेंगे जब नेक्स्ट ईयर. जैसे देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, जब हम लोग ये क्लोजिंग, ये देखो ये कौन सा इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग हो गया. नेक्स्ट ईयर यही वाला ट्रेडिंग में टू ओपनिंग बोल के चला जाएगा, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक बोल के. तो वही बोल रहा है, द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड दिस बैलेंसेस एंड इज द बेसिस फॉर द फर्स्ट एंट्री. तो बोल रहा है कि बैलेंस शीट में जो डिटेल्स रिकॉर्ड होता है वो एज अ क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड होता है. यही नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ओपनिंग. जैसे ये इस साल का क्लोजिंग कैश है, नेक्स्ट ईयर का यही ओपनिंग कैश बैलेंस होगा. अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है इलास्ट्रेशन 8 में. फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रेलिवेंट ओपनिंग एंट्री. हमें ओपनिंग एंट्री करने के लिए बोल रहा है, ये हम यहाँ से ही दिखा देते हैं, एंट्री करके हम नहीं दिखा रहे, सिंपल है. कैश इन हैंड, ठीक है, इसका ओपनिंग एंट्री क्या होगा, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट. मतलब ये 31 मार्च का क्लोजिंग है. अब 1 अप्रैल 2020 का एंट्री करेंगे. ये देखो 1 अप्रैल ही तो ओपनिंग होगा ना, तो कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, मशीन इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है, इस तरह से एंट्री हो जाएगा. टू क्या हो जाएगा, टू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल को फिर से ओपन कर रहे, क्रेडिट होगा. टू क्या हो जाएगा, टू महिंद्रा एंड सन, ठीक है, तो महिंद्रा एंड सन हो जाएगा. और दोनों साइड ऑटोमेटिक बैलेंस होगा. क्यों, क्योंकि जब हम लोग ये सारे डेबिट लिखेंगे तो 25,60,000 और ये दोनों क्रेडिट आइटम मिला के भी 25,60,000. तो अभी जब ये बैलेंस शीट में 31 मार्च को दिख रहा है तो ये क्लोजिंग है. जब भी ये वाला 1 अप्रैल को दिखेगा तो यही वाला आइटम ओपनिंग होगा, ठीक है. तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस इतना समझो कि ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री होता क्या है. तो जब ये ओपन करेंगे 1 अप्रैल को तो ये ओपनिंग एंट्री बन जाएगा, और जब ये क्लोज किया हम लोगों ने 31 मार्च को तो ये क्लोजिंग एंट्री है, ठीक है. और अगर हमें बोले कि इसका क्लोजिंग एंट्री दिखाओ तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, तब तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर टू कैश इन हैंड, टू कैश एट बैंक, इस तरह से क्लोज हुआ होगा. अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं. यहाँ पर बोल रहा है कि एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है श्री मित्तल का, और यहाँ से हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री. बोल रहा है कि फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाओ. फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग भी बनना चाहिए, पीएल भी बनना चाहिए और बैलेंस शीट भी बनना चाहिए, ठीक है. तो ये हम लोग बना के देखते हैं. चलो, इलस्ट्रेशन 9. यहाँ पर लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल trading and PL for the year ended, ये सब लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20. यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल बन जाएगा, ट्रेडिंग और पीएल पूरा जगह रखते. आई होप इतने में हो जाएगा. और नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे अपना बैलेंस शीट, ठीक है. तो यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. एसेट, लाइबिलिटी. अच्छा देखो, कैपिटल, कैपिटल कहाँ पर जाएगा, कैपिटल लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में 8,70,000. तो हम लोग आइटम बाय आइटम लिखेंगे.
ऐसे ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखेंगे ताकि गलत ना हो। परचेज एंड सेल, तो इसमें परचेज कौन सा है, देखो बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, ये परचेज है कि ये परचेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेबिट, परचेज डेबिट आइटम होता है, तो परचेज अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है तो परचेज तो डेबिट है, तो डेबिट साइड में जो है वो परचेज है और क्रेडिट साइड में जो है वो सेल है, ठीक है। और परचेज सेल कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, स्टॉक रिलेटेड डेटा है तो ट्रेडिंग में जाएगा यहाँ पर टू परचेज, ठीक है। मैंने नीचे इसीलिए लिखा क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो वहां पर लिखेंगे, नहीं होगा तो ये 2 को हटा देंगे, ठीक है। परचेज यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है 6,05,000, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 6,05,000। और सेल्स, सेल्स है हम लोग का 12,10,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000, तो यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक 72,000। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है, जब हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, देखो एक रिटर्न भी है ना, तो फिर रिटर्न लेस करना पड़ेगा, बताते कैसे। फिर बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल, डेबिट वाला रिसीवेबल क्रेडिट वाला पेबल। यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, यहाँ लिखते हैं ट्रेड पेबल 1,70,000। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल कितना है 90,000। अच्छा, इसके बाद 14% बैंक लोन, लोन टेकन एट ईयर एंड, ईयर एंड में लोन लिया गया है जो कि है 14%, तो ठीक है ईयर एंड में लिया गया हो या कुछ भी हो, ड्यूरिंग द ईयर तो है, तो फिर ये तो हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर लोन का लिखेंगे 14% बैंक लोन 2 लाख। अच्छा, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट टेकन एट ईयर एंड तो 1,12,000। ओवरड्राफ्ट हम लोग का करेंट लाइबिलिटी होता है, तो इसके बाद लिख देते हैं क्रेडिटर के बाद। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से अगर हम लोग लोन लेते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं, अगर हमें पैसे का जरूरत है और हम लोग अपने अकाउंट से ड्रॉ कर रहे हैं पैसा और हमारे पास उतना अवेलेबल बैलेंस नहीं जितने का हमें रिक्वायरमेंट है, तो बैंक हमें इंस्टेंट लोन दे देता है, अगर हम लोग बैंक के अच्छे कस्टमर है तो ये बन जाता है हम लोग का ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट है 1,12,000, सैलरी 2,70,000, ये पीएल में जाना चाहिए, सैलरी 2,70,000। अच्छा, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये भी पीएल में जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, टू एडवर्टाइजमेंट 1,10,000। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फिर आ गया अदर एक्सपेंसेस 60,000, टू अदर एक्सपेंस 60,000। अच्छा, रिटर्न, अच्छा अब रिटर्न में भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, परचेज अगर डेबिट होता है, जब परचेज रिटर्न होता है तो हम लोग टू परचेज रिटर्न लिखते हैं ना, तो ये 30,000 परचेज रिटर्न है। और सेल्स डेबिट होता है, सॉरी सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स का रिटर्न डेबिट होता है, तो डेबिट साइड वाला रिटर्न हम लोग का सेल्स रिटर्न है। तो रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, तो रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लेस करके दिखाते हैं, सेल्स रिटर्न, ठीक है। क्या इसका कोई एंट्री नहीं होता है, होता है ना, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा तो सेल्स मेरा कम होगा, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि सेल्स को उतने अमाउंट से कम करके दिखा दो, ठीक है। तो सेल्स से लेस करेंगे कौन सा, डेबिट वाला 40,000। नॉर्मली एंट्री के हिसाब से क्या होगा पता है, सेल्स रिटर्न अगर मेरा क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, और अगर इस अकाउंट को मुझे क्लोज करना है ट्रेडिंग में क्योंकि स्टॉक रिलेटेड है, तो मेरा एंट्री ऐसे होना चाहिए, ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री होना चाहिए टू सेल्स रिटर्न बोल के 40,000, ठीक है। इसमें भी हमारा वही आंसर आएगा जो माइनस करने से आएगा, लेकिन कुछ अकाउंट्स में स्पेसिफिक फॉर्मेशन दे दिया है, हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर ऐसे टू सेल्स रिटर्न नहीं लिख के ऐसे लेस करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ मेंटेन हमें करना पड़ेगा, तो टू सेल्स रिटर्न लिखने से भी सेम आंसर ही आएगा, बात तो एक ही है ना। तो टू सेल्स रिटर्न होगा यहाँ पर, लेकिन हमें इस तरह से दिखाना चाहिए। अब परचेज से भी रिटर्न लेस हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक एक लाइन रखा था जगह, तो जब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तुम लोग को भी इस तरह से सोच लेना चाहिए। यहाँ पर हो गया 30,000 की क्या आइटम है, उसके लिए हमें क्या स्पेस रखना पड़ेगा।
5,75,000 आएगा ये लेस करने से। अच्छा, रिटर्न के बाद यहाँ पर फर्नीचर 4,50,000, फर्नीचर 4,50,000। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग 8,90,000। तो पहले बिल्डिंग लिखने से ज्यादा बेटर होता, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो ज्यादा जो है कम लिक्विड है फर्नीचर के कंपैरिजन में, इसीलिए। बाकी लिख दिए है तो कोई बात नहीं, चलेगा यहाँ पर। अब कैश इन हैंड 5,000, कैश इन हैंड ये एकदम लास्ट में लिखना चाहिए, यहाँ लिख देते, अभी जगह नहीं है तो। अच्छा, पीछे ही लिखते, वैसे भी टोटल भी तो करना पड़ेगा। ओ, यहाँ लिखा था मैंने कैश इन हैंड, पीछे ही लिखेंगे फिर। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट हो गया 5,000। अच्छा, और भी कुछ दे रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, मतलब उसका एंट्री यहाँ नहीं हुआ है, बात समझो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रेक्टिफिकेशन किया ना कि उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया था, मतलब वो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुआ होगा, तभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1,00,000 दिख रहा है हम लोग का, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट हमारा दो जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि इसका एंट्री नहीं हुआ है। एंट्री करने का मतलब है समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे 1,00,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,00,000। अच्छा, ये भी माइनस कर 20,000। और एक बार क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है ना, इसीलिए बैलेंस शीट में लिखेंगे। अच्छा, अब इसका हम लोग करेंगे टोटल 11,70,000 मतलब 12,70,000। अच्छा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 12,70,000 माइनस 72,000 माइनस 5,75,000, तो ये हो गया 6,23,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर लिख सकते हो ट्रांसफर टू पीएल 12,70,000। अब ये क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट बेच के हमारा अर्निंग। अब इससे हम लोग बिजनेस का बाकी जो भी बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा है वो पे करेंगे 6,23,000। अब यहाँ से क्या क्या पे होगा, ये हो गया हम लोग का 3,80,000 माइनस 60। अच्छा, बच रहा है 1,83,000 नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 1,83,000, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 6,23,000, 6,23,000। ये नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1,83,000। टोटल करेंगे 10,53,000, और यहाँ पर 10,53,000 प्लस 3,70,000, 3,70,000 और ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये बन गया 15,35,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए, देख लेते हैं अगर मैच हो गया है तो ठीक हुआ है। -5,000, जीरो आ जाना चाहिए माइनस करते हुए। अच्छा, यहाँ पर देखते कितना है, 1,90,000 माइनस 1,90,000। अच्छा, माइनस 8,90,000 माइनस 4,50,000, हाँ जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैच हो गया है, ठीक है। फिर ये बन गया। अच्छा, उसके बाद इलास्ट्रेशन 10, ठीक है।
ये भी बन जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिस्टर मोहन गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग का इन्फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया है कैपिटल, सेल्स, परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, फ्रेट इनवर्ड, सैलरी, ये सब हम लोग का नॉन इन्फॉर्मेशन है। नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री और उसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट दैट इज फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, अब इसका देखो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। हमें बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट, तो फटाफट हम बना लेते ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ठीक है, इन द बुक्स अब ये सब और हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम ट्रेडिंग पीएल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल। ईयर एंड वगैरह भी नहीं लिख रहे, लेकिन तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में जब लिखोगे, अभी तुम लोग भी ऐसे लिख लो टाइम बचाने के लिए, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो गया, और पीछे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट ये वाला। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल 6,50,000 बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल। इनर कॉलम में हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कुछ तो होगा बिजनेस करके, तो वो हम लोग को यहाँ पर एड या लेस करना पड़ेगा। सेल्स 9,70,000 ट्रेडिंग में चला जाएगा यहाँ पर, बाई सेल्स 9,70,000। अच्छा, सेल से में भी हो सकता है हमारा कोई रिटर्न है कि नहीं, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ रिटर्न है, तो सेल्स जो है इनर कॉलम में लिखेंगे 9,70,000, और जब रिटर्न का डेटा आएगा तब रिटर्न माइनस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद है परचेज, परचेज में भी रिटर्न एप्लीकेबल है, तो उसके लिए भी हमें एक लाइन रख देना चाहिए। परचेज है 4,30,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री 1,10,000, तो हाथों हाथ मिल गया, तो इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,10,000, ये आउटर में लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। और यहाँ पर हो गया टू परचेज, लेस कर देंगे रिटर्न, एक लाइन जगह रख देते हैं। ठीक है, रिटर्न परचेज कितना बना है 4,30,000, 4,30,000। अच्छा, इसके बाद फ्रेट इनवर्ड, जैसे कि मैंने बोला था हर तरह का फ्रेट कैरेज अगर इनवर्ड है तो वो स्टॉक को कैरी करने का है, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा टू फ्रेट, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया फ्रेट इनवर्ड। अगर आउटवर्ड होता तो वो पीएल में जाता, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता। फ्रेट इनवर्ड 40,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी पीएल में जाएगा 2,10,000, यहाँ पर लिखते हैं टू सैलरीज 2,10,000। अच्छा, इसके बाद देखो अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,50,000 टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। पूरा नाम लिख दोगे जब तुम लोग लिखोगे अपने कॉपी में, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिए, अदर एक्सपेंसेस नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिखा है। फर्नीचर 3,50,000 चला जाएगा यहाँ पर बैलेंस शीट में, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर 3,50,000। अब इस पे ना डेप्रिसिएशन था, तो इसके यहाँ पर एक लाइन जगह रख देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्नीचर 3,50,000। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल 2,10,000 है, रिसीवेबल 1,90,000 है, पेबल तो ट्रेड पेबल 1,90,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000। अच्छा, आगे देखते हैं। रिटर्न, रिटर्न है 20 और 12, तो डेबिट वाला जो है वो सेल से लेस होगा, कंसेप्ट भी मैंने बता दिया क्यों। रिटर्न 20,000, ये बनेगा 9,50,000। अच्छा, और परचेज वाला रिटर्न है, परचेज वाला रिटर्न है 12,000। अच्छा, ये बन जाएगा 0,0,0 4,18,000। ठीक है, 4,18,000 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद रिटर्न के बाद डिस्काउंट, अब डिस्काउंट बोल दिया है तो एक रिसिप्ट है एक अलाउड है, तो जो क्रेडिट है वो रिसिप्ट है, जो अलाउड है वो डेबिट में है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, क्रेडिटर से मिला डिस्काउंट। तो ये हम लोग का कोई डे टू डे सेल करके अर्निंग नहीं है कि हम लोग ट्रेडिंग में लिख दे, तो डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा हम लोग का 9,000, और डिस्काउंट अलाउड ये लॉस है
डिस्काउंट अलाउड है 19,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट है 5,000। बैड डेप्ट हम लोग का लॉस है तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अप टू सेल तक का आइटम आता है, यहाँ पर सारे आफ्टर सेल्स। अच्छा, ये हो गया बैड डेप्ट। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ये हो गया 1 लाख। कैश, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, ये एक साथ ही दे दिया है तो एक साथ लिखो। कैश इन हैंड एंड एट बैंक मतलब इन हैंड और बैंक मिला के इनके पास है 1,87,000। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन में है डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000, तो यहाँ लिखने से बेटर होगा क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिख देते, जगह मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, ये हम लोग का ट्रेडिंग में भी जाएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। अच्छा, अब ये ऐड कर लेते हैं और तो कुछ बाकी नहीं है। 1,80,000 ये कितना हो जाएगा? 11,30,000। अच्छा, 11,30,000 से ये लेस करना पड़ेगा हमें। ये हो गया 1,10,000 प्लस 40 प्लस 4,18,000, 5,68,000 माइनस 11,30,000, तो प्रॉफिट हो रहा है 5,62,000। इससे इसको लेस करना है। ठीक है, मैंने रिवर्सली किया है इसीलिए नेगेटिव दिख रहा है, बट नेगेटिव नहीं है। ये सब क्या है? खर्चा, ये तो इनकम है। ग्रॉस प्रॉफिट 11,30,000, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 5,62,000 प्लस 9,000। तो हम माइनस में कर रहे हैं क्योंकि माइनस करेंगे तभी एडिशन वाला वैल्यू मिलेगा मुझे। 5,71,000 माइनस। अच्छा, इसमें एक चीज लिखा ही नहीं, सॉरी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होने से एंट्री क्या होता है? फर्नीचर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। देखो क्या एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर होता है। ये एंट्री हुआ नहीं है तभी तो ये नीचे दिख रहा है एडिशनल। अगर हो जाता तो उसका भी अकाउंट बनता, जर्नल होता तो लेजर भी होता, ट्रायल बैलेंस में वो दिख जाता। अब ये नहीं बना है। अब डेप्रिसिएशन जो है ये मेरा एक्सपेंस है तो ये पीएल में चला जाएगा और फर्नीचर का वैल्यू उतने से कम हो जाएगा। फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है तो यही वाला चीज देखो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? डेप्रिसिएशन है 10% फर्नीचर पे, तो दो जगह पे जाएगा, पीएल में और जो है एसेट में। इसीलिए हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा दो जगह पे पोस्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये वाला डेटा आना चाहिए। अच्छा, फर्नीचर कितना था उस पे हम लोग का 10% आएगा। 10%, तो ये हो जाएगा 10% का मतलब 35,000। तो 35,000 लेस होने से बनेगा 3,15,000। अच्छा, ये 35,000 यहाँ भी पोस्ट करेंगे। ठीक है, 35,000। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2,10,000 माइनस 150 माइनस 19 माइनस 40, 1,52,000 टू नेट प्रॉफिट। अब ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ऐड कर देंगे। 1,52,000 8,02,000 8,02,000 प्लस 1,90,000 9,92,000। अब ये भी इतना आना चाहिए, चेक करते हैं। 3,15,000 3,15,000 प्लस 1 लाख और 1,80,000 मतलब 2,80,000
प्लस 2,10,000 प्लस 18,7,000 9,92,000 9,92,000 टैली हो गया। ठीक है, तो क्यों समझ में आया कि जो अदर इंफॉर्मेशन वो दो जगह क्यों पोस्ट होता है, बिकॉज ऑफ द एंट्री के वजह से ही पोस्ट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना हुआ है। इसके बाद जस्ट एक बार देख रहे हैं कि क्या है इसके बाद क्वेश्चन हम लोग का। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है इलास्ट्रेशन 11। अभी तो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 10 कंप्लीट किया है। इलास्ट्रेशन 11 में एक बैलेंस शीट दिया और हमें बोल रहा है कि ओपनिंग एंट्री दिखाओ। तो वही होगा थोड़ी देर पहले जो सीखा, फिक्स्ड एसेट डेबिट, इन्वेंट्रीज डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, इस तरह से ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर अगर समझने वाला कोई चीज है, एक ही लाइन है, बता देते हैं। देखो, ये 1,25,000, 2,06,000 और ये 36,200 से एंट्री होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल लिखे तो 1,88,000 लिखे कि 1,81,800। तो जब ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे तो 1,88,000 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोविजंस को हम लोग अलग से एंट्री करेंगे। ये देखो 1,88,000 ही लिखा है। अब प्रोविजंस तो लाइबिलिटी होता है ना, जैसे कि मैंने सेल्स रिटर्न का कंसेप्ट बताया। सेल्स रिटर्न का अपना एंट्री होता है जिसके हिसाब से वो ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में जाता है, बट फॉर्मेट के लिए वहां लेस करके दिखाया जाता है। वैसे ही प्रोविजंस जब बनता है, लास्ट दिन हम लोगों ने प्रोविजन अकाउंट के साथ ही क्लास कंप्लीट किया था, तो वहां पर प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। तो 2 PBDT बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। तो ये हम लोग का क्रेडिट होगा। तो 2 PBDT 6,200 और बाकी ये सब 2 कैपिटल, 2 ट्रेड पेबल, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना जितना वैल्यू है उतने से पुट हो जाएगा, दोनों साइड हम लोग का टैली भी हो जाएगा। ये ओपनिंग एंट्री हो गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन 11 भी हम लोगों ने देख लिया। अब इलास्ट्रेशन 12, हाँ ये देखो, यहाँ से हमें जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा विथ अलग अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा है। तो हम लोग को करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 12 से। ठीक है, इलास्ट्रेशन 12 ऑनवर्ड्स, क्योंकि हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट कर लिया है, तो 12 से हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।